Governor of Nagaland wrote a 4-page letter to the Chief Minister of Nagaland. In this letter, he mentions that the law and order situation of Nagaland has collapsed. इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस भी मेंशन करे, लाइक द एक्सटॉर्शन रैकेट्स रन बाय द आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ नागालैंड। उनके कारण ऐसा गवर्नर का कहना था कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया है, नॉट ओनली इन द नागालैंड बट ऑल्सो अमंग इट्स पीपल, एंड दीज आर्म्ड ग्रुप्स आर चैलेंजिंग द लेजिटिमेसी ऑफ एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक स्टेट गवर्नमेंट। तो इस लेटर ने काफी ज्यादा केओस क्रिएट कर दिया है, और जो पीस एग्रीमेंट था, दैट इज द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ 2015, दैट ऑल्सो हैज हिट द डेडलॉक। तो क्या है ये नागालैंड की सिचुएशन? व्हाट इज द वायलेंस? व्हाई इज द वायलेंस इन नागालैंड? And most importantly, what is Naga's insurgency? All these things we are going to discuss in this video, and for that we need to trace this insurgency of Nagaland right from the colonial times. But before going on to the colonial times, हम quickly list out कर लेते हैं कि इंडिया के internal security threats क्या हैं। तो पहला थ्रेट है टेररिज्म, सेकंड इज साइबर सिक्योरिटी, थर्ड इज नक्सलिज्म। ये तीनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। द लास्ट टू थ्रेट्स आर मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी काफी कंफ्यूजिंग है एंड दे ओवरलैप टू एन एक्सटेंट विद ईच अदर, लेकिन हम इन्हें इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो मिलिटेंसी इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड इंसर्जेंसी इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब अगर हम इन्हें ऑपरेशनल बेसिस पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो हमें यह जानने को मिलेगा कि मिलिटेंसी में एक्सटर्नल फोर्सेस का मेजर रोल प्ले होता है। External forces also play a role in the insurgency, but here in the militancy they basically pick youth, they do brainwashing, they persuade them to do violence, they train them and then they leave them on the Indian soil so that they can spread violence. लेकिन insurgency में जो external forces का role है, that is largely restricted to aid and assistance. वो उनको arms and ammunition provide करते हैं and they don't interfere with the ideology of the insurgents. Insurgents की अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है which is related to their ethnicity, traditions and customs. This is how we differentiate militancy with insurgency. अब हम बात करते हैं कि ये इंसर्जेंसी इंडिया में स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन आई कैसे और स्प्रेड कैसे हुई। सो गोइंग अगेन बैक टू द कॉलोनियल टाइम्स, a policy was adopted by Britishers with respect to the Naga people or the Naga tribes, and this policy was the policy of least interference. तो ये पॉलिसी उन्होंने largely for the tribals adopt करी थी because tribals isolated थे, वो अपने own customs follow करते थे, they had their own traditions, their own customs, their own land systems and their own laws. So Britishers decided to adopt this policy of least interference with respect to these tribals. और इस policy के बाद tribals को Britishers ने allow किया to continue with their village administration, land systems, customs, traditions and laws. They even declared the Naga territory as backward area. Backward area declare करने के बाद जो entire territory थी, that got deprived of कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहां पे ज्यादा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया गया एंड लिटिल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द इंप्रूवमेंट ऑफ दैट एंटायर रीजन। इसके बाद 1873 में एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन लेके आया गया बाय द ब्रिटिशर्स एंड दिस वाज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। इस एक्ट में एक की प्रोविजन था एंड दैट वाज इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का सिंपल सा मतलब ये था कि कोई भी आउटसाइडर उस पर्टिकुलर रीजन में एंटर नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। सो वी कैन सी दैट हाउ ब्रिटिशर्स फर्दर आइसोलेटेड these tribals by the policy of least interference, then by declaring these areas as backward areas and then by bringing the Bengal Eastern Frontier Regulation Act. But यहाँ पे Britishers ने British missionaries को allow किया that they can go to these areas and spread Christianity and the English language. तो यहाँ पे जो education spread हुई that was mostly in the English medium and was religious in nature, that is related to Christianity.
तो यहाँ के लोगों का एक आउटलुक चेंज हुआ और उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। तो अगर हमें राइज ऑफ नागा सब नेशनलिज्म को ट्रेस करना है, देन वी विल हैव टू गिव दीज पॉइंट्स that how the nationalism basically evolved there in these regions, and major role among other many factors was played by the education and the British missionaries. Then in 1918 नागा क्लब का फॉर्मेशन हुआ largely by the Naga people or the Naga tribe, और इसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट was to promote their interest, second was to get a common platform so that they can promote their interest, and third was to make this Naga club an effective political forum. लेटर ऑन 1929 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इस नागा क्लब ने एक मेमोरेंडम प्रेजेंट किया टू दिस साइमन कमीशन, एंड दे सेड दैट वी वांट नागा हिल्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिफॉर्म्स स्कीम, और साइमन कमीशन ने इस मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया, एंड इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट Naga Hills were declared as excluded areas. After this, in 1946, Naga Club को change किया गया to Naga National Council, that is NNC. अब यहाँ पे बहुत important चीजें हैं, बहुत important developments हैं. The first important development is the use of word national, that is Naga National Council. This is for the first time that a national word was used by the Nagas. You can see that how nationalism has grown into these नागा पीपल और द नागा ट्राइब्स। इसके पीछे मेजर रोल हमने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का देखा, दैट इज द पॉलिसी ऑफ लीस्ट इंटरफेरेंस, ब्रिटिश मिशनरीज का देखा, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का देखा, एंड देन अनदर मेजर रोल वाज प्लेड बाय द वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर 1 में नागा ट्राइब्स बाहर गए थे लड़ने, एंड व्हेन दे केम बैक विद मनी एंड अ वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2, then World War II Nagaland में ही हुआ था when the Japanese had entered the India's territory. So during World War II, Naga learned modern guerrilla warfare tactics, and also they got arms and ammunition from the retreating Japanese army. ये सारे events culminate हुए Naga National Council में. Again, this was a political forum to promote their own interest, and here one more important thing takes place, that is the entry of Angami Zapu Fizo, that is AZ Fizo. He was leader of Naga National Council, और जून 1947 में this Naga National Council declared that Naga Hills would cease to be part of India after its independence. मतलब Naga Hills इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। और 15th अगस्त 1947, that is the day of India's independence, उसके जस्ट एक दिन पहले 14th of August 1947 को Naga National Council ने under the leadership of AZ Fizo declared themselves as independent. So from here we can see that how Naga sub-nationalism emerged, and it culminated in the independence declaration of themselves on 14th of August 1947. उस वक्त इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने absurd कहा था, and with this actually start of confrontation and conflict began. Naga National Council under the leadership of AZ Fizo boycotted the general elections of 1952, and by 1956 they had established their own parallel administration or parallel government in the Naga areas or the Naga territory. Then Government of India reacted by enacting Assam Disturbed Areas Act of 1955, जिसके थ्रू ट्रबल्ड एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया जाता था, एंड अकॉर्डिंगली फोर्सेस वर सेंट देयर सो एज टू कर्ब द वायलेंस. Then Government of India came up with the famous Armed Forces Special Powers Act of 1958, which is also called as AFSPA. This was again brought in to curb the violence in the Naga areas. इसके बाद थोड़ा सा tone down देखा गया because of the 16-point agreement that was signed between the center and the Naga National Council, and thereafter Nagaland was given a statehood in 1963 by carving it out from the Assam. This was followed by the Shillong Accord of 1975. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
नागा नेशनल काउंसिल के मॉडरेट फैक्शन के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया इन 1975 जिसको शिलोंग अकॉर्ड बोलते हैं। एंड इट वाज डिसाइडेड इन दिस अकॉर्ड कि जो नागा नेशनल काउंसिल है वो वॉयलेंस गिव अप कर देगा, it will abide by the ceasefire agreement and it will give up arms and ammunition. But यहाँ पे again एक छोटी सी problem हो गई, that is this agreement was signed with the moderate faction and it did not include the extremist faction of the Naga National Council. इसी कारण जो extremist faction था Naga National Council का वो Naga National Council से अलग हो गया and it refused to abide by the Shillong Accord. 3 मेजर लीडर्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को लीड कर रहे थे उस वक्त। फर्स्ट वाज खापलांग, सेकंड वाज मुइवा एंड थर्ड वाज इसक। तो ये तीनों नागा नेशनल काउंसिल से शिलोंग अकॉर्ड के बाद अलग हो गए एंड इन 1980 दे फॉर्म नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दैट इज NSCN। NSCN के बनने के बाद नागा नेशनल काउंसिल अपने आप ही फेड हो गया ड्यू टू 2 रीजंस। फर्स्ट वाज जो मॉडरेट फैक्शंस बचे थे नागा नेशनल काउंसिल में उनके साथ ऑलरेडी पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। सेकंड वाज द मेजर लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल दैट इज AZ फिजो डाइड इन 1981। तो अब जो पूरी नागा स्ट्रगल को लीड कर रहा था दैट वाज NSCN। NSCN में फर्दर स्प्लिट्स हुए ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन 1988 एंड NSCN was divided into 2 organizations. First was NSCN IM and second was NSCN K. तो IM here stands for Isak and Muiva and K in the other organization stands for Khaplang. तो ये जो 3 लीडर्स थे जिन्होंने NSCN फॉर्म किया था इन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली और इसके बाद at least till a decade, many splinter groups emerged from these 2 organizations. It was only in 1997 that Government of India could make a deal with NSCN IM. तो NSCN IM के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया और 2001 में NSCN K के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस सीज फायर एग्रीमेंट को रिन्यू किया जा रहा था आफ्टर एवरी 6 months और आफ्टर एवरी 1 year एंड दिस कंटिन्यूड टिल एटलीस्ट 2007। 2007 में डिक्लेयर कर दिया गया दैट दिस सीज फायर एग्रीमेंट वुड बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। इसके बाद फर्दर वायलेंस जो है वो एस्केलेट हुआ एंड इन 2015 केम द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बाय द न्यू गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो NSCN K ने जिसके साथ 2001 में सीज फायर वॉयलेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था उसने यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट को अब्रोगेट कर दिया बिकॉज व्हाट द थॉट वाज कि NSCN IM के साथ अगर एक रिन्यूड एग्रीमेंट साइन हुआ है तो हमारे साथ भी शायद आगे चल के होगा एंड आवर डिमांड्स वुड बी टेकन इनटू पिक्चर। तो जो 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसके कंटेंट्स रिलीज नहीं किए गए ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस बट इन 2018 अ रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द हिंदू जिसमें कुछ कंटेंट्स मेंशन्ड थे। उनमें से द फर्स्ट वाज द एक्सेप्टेंस और द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द नागास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयर वाज आल्सो अ मेंशन ऑफ स्पेशल प्रोविजंस to the Naga people living in other areas and there was mention of settlement between 2 sovereigns. 2015 के एग्रीमेंट में एक डेडलाइन मेंशन थी for the final peace accord and this deadline was of October 2019. तो 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ जिसकी डिटेल्स नहीं रिलीज करी गई। 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू मेक दिस एग्रीमेंट और द पीस प्रोसेस इंक्लूसिव। जो शिलोंग अकॉर्ड के टाइम पे गलती हुई थी गवर्नमेंट ने उसको करेक्ट करने की कोशिश करी गई। इफ यू कैन रिकॉल देन शिलोंग अकॉर्ड में सिर्फ मॉडरेट फैक्शंस के साथ एग्रीमेंट हुआ था और एक्सट्रीमिस्ट एक स्प्लिंटर ग्रुप बन गए थे and now the government did not want to repeat that mistake so it tried to make this agreement more inclusive by including in it other extremist or armed rebellion groups. तो NNPGs also called as Naga National Political Groups जिसमें 7 आर्म्ड ग्रुप्स आते हैं उनके साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया एंड गवर्नमेंट ट्राइड टू इंक्लूड NNPGs into the framework agreement. After 2017 there was also a process to include NSCN-K into this framework. जब गवर्नमेंट इस प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रही थी it was
taken by the NSCN-IM as their erosion of optimism. उनका ये मानना था कि आप डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स जिनके सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, आप उन सब को एक टेबल पे बिठा रहे हो. बाय दिस यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग फर्दर डिविजन्स अमंग अस. बिकॉज अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नागा नेशनल काउंसिल NSCN का मेजर ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर नागालैंड. ग्रेटर नागालैंड से उनका ये मतलब है दैट इज दे वांट एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें वो सारे एरियाज आते हैं जहां पे नागा ट्राइब्स रहते हैं, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, Assam and Manipur. So what they want is to include all those areas into Nagaland and call it as Greater Nagaland. Their demand is not restricted to these areas only. They even want areas from the Myanmar, because Myanmar में भी नागा ट्राइब्स हैं और उनका यह कहना है कि म्यांमार के भी एरिया को ग्रेटर नागालैंड में इंक्लूड किया जाए. Their other objectives include flag of their own and a constitution of their own. अगर हम NNPGs की बात करें तो उनको ग्रेटर नागालैंड से कोई लेना देना नहीं है. They don't believe in ग्रेटर नागालैंड. तो इस टाइप के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, and when you include all these groups into one umbrella framework, then NSCN says that this will create divisions and a peace deal cannot be realized from this umbrella agreement. तो 2019 के ईयर में वॉलेंट एक्टिविटीज फर्दर एस्केलेट होना स्टार्ट हो गई नागालैंड रीजन में, बिकॉज NSCN वांटेड मोर नेगोशिएटिंग और बार्गेनिंग पावर, क्योंकि 2019 अक्टूबर में फाइनल पीस अकॉर्ड साइन होने वाला था अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ 2015. तो इस एस्केलेशन ऑफ वायलेंस के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया. द रिजल्ट वाज कि 2019 अक्टूबर में फाइनल पीस अकॉर्ड साइन नहीं हो पाया. इसके पीछे गवर्नमेंट ने NSCN की वायलेंट एक्टिविटीज को ब्लेम किया, एंड ऑल्सो वन रीजन वाज कोरोना वायरस. देन इन जून 2020 a letter was written by the governor of Nagaland to the CM of Nagaland stating that the law and order situation in the state has collapsed. गवर्नर ऑफ नागालैंड RN रवि हैं, ये इंटरलोक्यूटर भी हैं, पर्सन हु हैज मीडिएटेड टॉक्स बिटवीन सेंटर एंड द नागा रिबेल ग्रुप्स. सो आफ्टर दिस लेटर रिटन बाय हिम, NSCN-IM की ये डिमांड है कि इंटरलोक्यूटर को चेंज किया जाए, एंड दे डोंट वांट टू नेगोशिएट विद RN रवि एनी मोर. एंड ऑन 14th of August 2020 NSCN-IM ने 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के कंटेंट्स को रिलीज कर दिया, एंड इट वाज ओनली ऑन 14th of August we came to know about the contents of the framework agreement of 2015. तो जो की contents थे, जो की agreement था between center and the NSCN-IM was that of mutual respect, शेयर्ड सॉवरेनिटी एंड कोएग्जिस्टेंस. इसका मतलब यह है कि दोनों एंटिटीज कोएग्जिस्ट करेंगी इन द स्फीयर ऑफ शेयर्ड सॉवरेनिटी. तो जो सॉवरेनिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलोन नहीं है, वो शेयर्ड है. दैट इज गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द यूनिकनेस ऑफ नागास बाय रिस्पेक्टिंग और एक्नॉलेजिंग देयर सॉवरेनिटी एज वेल. और अब NSCN का ये कहना है दैट नागास वुड कोएग्जिस्ट but would not merge with India. And also what they want is the removal of the interlocutor RN Ravi, who is also the governor of Nagaland, before the talks of the final peace accord can take place. So few days after 14th of August, government of India ने IB chief को कहा है to take over the standoff and to bring back the derailed process on track. So this was everything essential that you need to know about the rise of Naga subnationalism, Naga insurgency, about the peace process that has been running actively at least since 1997, and most importantly about the 2015 framework agreement between government of India and the NSCN. अभी की सिचुएशन ऐसी है कि स्टेलमेट आ गया है between government of India and NSCN due to the demands of NSCN. NSCN की डिमांड्स ऐसी हैं that they want greater Nagaland, जिसमें मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज आएंगे और वो स्टेट्स वो एरियाज को सीड होने नहीं देंगे. Their other demands are of flag and constitution, and also they have apprehensions about the abrogation of the special provisions mentioned under the Indian Constitution under Article 371A. तो ये apprehensions create हुई by the abrogation of
370 आर्टिकल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब स्पेशल प्रोविजंस जम्मू कश्मीर की हटाई गई तो यहाँ पे जो नागा रिबेल ग्रुप्स हैं, स्पेशली दी NSCN IM, वो काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गए विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 371A कि गवर्नमेंट इसको भी एब्रोगेट कर सकती है। तो ये जो स्टेलमेट फॉर्म हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड NSCN, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज NSCN अपनी डिमांड्स को टोन डाउन नहीं कर रहा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट इट्स डिमांड, स्पेशली दैट ऑफ ग्रेटर नागालैंड। इंस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रपोज किया है एंड दे आर ऑल्सो डिलिबरेटिंग to provide the autonomous district councils status to all those regions where Naga people are living in other states. For that to take place, NSCN will have to tone down its demands and be more pragmatic when signing a deal process or the final peace accord विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा सो एज टू एंगेज एक्टिवली विद ईच एंड एवरी नागा इंसर्जेंट ग्रुप and eventually to bring them on a common table under the roof of framework agreement as it was doing after 2015। तो गवर्नमेंट को उस प्रोसेस को फर्दर एक्सेलरेट करना पड़ेगा और जो NSCN के एप्रीहेंशंस हैं कि इंक्लूसिव प्रोसेस से फर्दर डिविजन्स आएंगे, उन सारे एप्रीहेंशंस को अरेस्ट भी करना पड़ेगा। सो व्हाट दीज नागा ट्राइब्स एक्चुअली वांट इज द रिस्पेक्ट फॉर देयर हिस्ट्री, फॉर देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड groom themselves so as to assimilate in the mainstream later in future. Government will have to respect these demands of the NSCN or other Naga insurgent groups, keeping aside other impractical demands such that of Greater Nagaland. So government of India should proactively engage with these rebel groups or insurgent groups and put an end to this long drawn insurgency by keeping in mind that Northeast region is a crucial component of Act East policy of India's foreign policy and proper opportunities of development and growth must be provided to the entire region। और ऐसा किया भी जा रहा है in fact by the government, but the process has to be accelerated further। So this was all that we had to discuss in this CrackNet session। If you think that we have cracked it right, then please let us know in the comment section below. Do like, share and subscribe to our channel if you haven't done it yet. Thank you for your patient listening.